हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एमए थर्ड सेमेस्टर का पेपर द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी एशिया पर बात की थी। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए डीकोलोनाइजेशन के टॉपिक को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे और उसके कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी औपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई और उसके क्या क्या प्रमुख कारण थे। तो यूएसए के सुपर पावर के रूप में उभरने और द्वितीय दोनों विश्व युद्धों के पश्चात ब्रिटेन फ्रांस जैसे देशों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति, कमज़ोर उनकी होती हुई स्थिति और यूएसए के सुप्रीम पावर के रूप में उभरती हुई स्थिति, इन सब ने उस समय के औपनिवेशीकरण पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और एशिया का उस समय भी औपनिवेशीकरण का दौर चल रहा था उस समय। और ऐसे में एक प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण जो है वो समाप्त होने लगा। यहाँ पर हम प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण टर्म यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन जो है वो उस समय अब ख़त्म होने लगा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। डायरेक्ट का मतलब उस समय सीधे तौर पर कोई राष्ट्र अगर किसी पर कब्जा कर रहा है और उसको अपना गुलाम बना रहा है और इस तरह उस विश्व के मानचित्र में वो देश एक जीतने वाले देश या मालिक देश के मानचित्र के अंतर्गत अब वो दिखाई देगा, तो वो डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन था। लेकिन अब वो जो डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इसका खात्मा होने लगा तो यहाँ डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन जैसी भी कुछ स्थिति होती होगी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण का जो दौर है वो उस समय समाप्त होने लगा। प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण के दौर की समाप्ति के साथ साथ हम देखेंगे, अगर डीकोलोनाइजेशन की इस पूरे चर्चा के बिंदुओं को हम ध्यान से देखें तो हम ये देखते हैं कि ये केवल गुलामी से आज़ादी की लड़ाई नहीं थी या औपनिवेशिक ताकतों से आज़ाद होने की छटपटाहट नहीं थी। ये एक प्रकार की वैचारिक लड़ाई कही जा सकती है। ये जो समकालीन विश्व के इतिहास के अंतर्गत जो औपनिवेशीकरण के दौर की जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप में केवल एक देश का दूसरे देश के ऊपर से आधिपत्य का समाप्ति और एक प्रकार से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हम कह सकते या पॉलिटिकल फेनोमेना नहीं है। ये अपने आप में एक वैचारिक लड़ाई का द्योतक है, सिविलाइजेशन की लड़ाई का द्योतक है। जैसा कि विश्व के अधिकांश देशों में जब गुलाम बनाया गया तो इन कॉलोनियल पावर्स ने कहा कि हम इन्हें सिविलाइज्ड करने के लिए आए हैं और सबसे पहले सिविलाइजेशन हमारे यहाँ आया और ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये पुअर कंट्रीज़ या ये वीक कंट्रीज़, इनको हम सिविलाइज्ड करने आए हैं। तो ये एक तरह से औपनिवेशीकरण यानी कॉलोनियल पावर की ये सुप्रीम अपने आप को मानने की भावना कि हम सबसे अधिक सिविलाइज्ड हैं, इस नाते हमें किसी भी कमज़ोर देश के ऊपर आधिपत्य करने का या उसको गुलाम बनाए रखने का हमें अधिकार है। इस कॉन्ट्राडिक्टरी ये जो आप देखेंगे जो फेज़ है इसको उजागर कर दिया, यानी इस विरोधाभास को कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप सबसे अधिक सभ्य हैं और आप सभ्यता का झंडा लेकर के पूरे विश्व में आप घूम रहे हैं और आप कमज़ोर देशों को गुलाम बना रहे हैं और इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि हम इन्हें सिविलाइज्ड करने आए हैं। तो सिविलाइजेशन के जो मानदंड होते हैं उन मानदंडों में अगर हम देखें तो एक मानदंड ये भी है कि दूसरे की आज़ादी का सम्मान करना, किसी को अपने से कम नहीं समझना, उनको बराबरी का स्थान देना, दूसरे के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करना, उनको भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन के बहुत सारे मानदंडों को कॉलोनियल पावर्स ने किनारे कर दिया था। तो इस प्रकार अपने आप में जो औपनिवेशीकरण है केवल या एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है या केवल अपने आप में ये राजनीतिक परिघटना नहीं है, ये एक प्रकार की वैचारिक लड़ाई है, विचारों में परिवर्तन की लड़ाई है, विचारों में साम्राज्यवादी विचारों में परिवर्तन की लड़ाई या दूसरे देश को आधिपत्य मानने और अपने आप को सुप्रीम समझने के विचार को समाप्त करने की लड़ाई है।
और सिविलाइजेशन की लड़ाई है कि सभ्यता के पैमाना जो है, सभ्यता का पैमाना या सभ्यता के मानदंड ये नहीं कहते कि आप किसी दूसरे देश को उसकी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए आप गुलाम बनाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एशिया या वर्ल्ड के हम फेनोमेना पे देखें तो ये बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण उस समय का पॉइंट था। साथ साथ इसमें इमेंसिपेशंस की जो फीलिंग है या जिसको हम कहें दास्ता विरोधी विचारधारा की लड़ाई हम कह सकते हैं ये, यानी कि ये वैचारिक लड़ाई सभ्यता की लड़ाई है, दास्ता विरोधी विचारों की लड़ाई अपने आप में थी। तो इस अर्थ में जो डीकोलोनाइजेशन हम देखें इसने पूरे वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला कर के रख दिया, यानी कि अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप देखेंगे। वर्ल्ड में एक नए प्रकार की विचारधारा या नए प्रकार की संस्थाओं का जन्म हम देखेंगे, किस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई इन देशों में। साथ साथ ऐसे कौन कौन से नए टर्म यूज़ किए जाने लगे जो हम देखेंगे कि इस पूरे वैश्विक परिदृश्य में अपने आप में नवीन थे, जिनके बारे में अब तक इन गुलाम देशों ने या जो कॉलोनी रह चुकी थी उन्होंने अब तक नहीं जाना था। तो इस तरह खासकर जब हम यूएन को देखते हैं तो यूएन ने जिस बड़े बड़े आदर्शों को लेकर के जो स्थापित किया है, जो ये कहता है कि पूरे विश्व में दास्ता गुलामी जैसी चीज़ों का स्थान नहीं होना चाहिए, सभी देश अब एक बराबरी, समानता, मानवतावादी, ये जो बड़े बड़े टर्म हैं इन सब का प्रयोग हम देखेंगे वैश्वीकरण के पश्चात बड़े पैमाने पर विश्व में ये टर्म अपनी जगह बनाने लगे। तो अब आज हम डीकोलोनाइजेशंस के फीचर्स की बात करें या पोस्ट डीकोलोनाइजेशन की बात करें तो ये सब लगभग आपस में एक जैसी ही प्रवृत्तियाँ देखी गई। तो यहाँ पर इसको अगर हम फीचर ऑफ डीकोलोनाइजेशंस कह लें या हम पोस्ट डीकोलोनाइजेशन कह लें, ये सभी बातें लगभग आपस में एक प्रकार से आपस में गुथी हुई हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि डीकोलोनाइजेशन का जो एक पहला फीचर या सबसे प्रमुख फीचर कहें, ये इतना ज़्यादा ये सडनली हुआ, इतनी हड़बड़ाहट उतावलेपन में ये हुआ था कि लगभग 25 से 30 साल के अंदर पूरा डीकोलोनाइजेशन हो गया पूरे वर्ल्ड में। और विश्व के अधिकांश देशों में, महाद्वीपों में जहाँ जहाँ पर ये औपनिवेशीकरण स्थापित था, 25 सालों के अंदर लगभग इतनी हड़बड़ी, इतने उतावलेपन में पूरा औपनिवेशीकरण समाप्त हो गया। तो ये अपने आप में एक प्रकार का उतावलापन, हड़बड़ाहट, ये एक प्रमुख फीचर के रूप में हम देखते हैं विऔपनिवेशीकरण का। साथ साथ विऔपनिवेशीकरण के बाद एक जो नई विशेषता हमने देखी या नई प्रवृत्ति उभर करके आई वो थी डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब मालिक देशों ने या जो शक्तिशाली देश थे, जब उन्होंने अपने गुलाम देशों को आज़ाद किया तो इतनी हड़बड़ाहट में आज़ाद किया कि कई बार देशों को हड़बड़ी में बंटवारा करना पड़ा। और वो बंटवारा इतना ज़्यादा अस्पष्ट था, इतना ज़्यादा दुर्भावना से भरा हम कह सकते हैं, या इतना अस्पष्ट था या उसमें आगे की संभावनाओं को, यानी प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण तो हम समाप्त कर रहे हैं, हम छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में वहाँ पर कुछ नई संभावनाओं का और वो संभावनाएं हस्तक्षेप करने की संभावनाओं को बनाए रख सकें, इस प्रकार का डिवाइड और क्वाइट की जो पॉलिसी अपनाई गई, डिवाइड एंड क्विट की पॉलिसी जो अपनाई गई, जिससे कि भविष्य में इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन हम बनाए रख सकें। जैसा कि हम भारत के संदर्भ में लें तो भारत को इस प्रकार से बांटा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में, कि उनकी सीमा रेखाएं इतनी स्पष्ट थी कि हमने इसके बारे में हम लोग आज तक भी देख रहे हैं कि किस प्रकार सीमा समस्याएं आज भी दोनों देशों के संबंधों को कितना ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से छोड़ करके क्विट कर जाना, चले जाना, जिससे कि देश आपस में ही लड़ते रहें और ये सुकून के साथ या वापस से अपने आप को विकसित होता हुआ ये आगे उस रास्ते पर ना बढ़ा पाएँ और कहीं ना कहीं हमारे वापस फिर से उसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बनी रहे। तो इस तरह से एक जो प्रवृत्ति हम देखते हैं डीकोलोनाइजेशन की, कि वो डिवाइड, बांटने की और छोड़ने की एक प्रवृत्ति, और वो एक विशेष रूप से बांटना और छोड़ना जो था, ये इसमें हमने देखा कि इस प्रकार से राज्यों को बांटा औपनिवेशिक ताकतों ने छोड़ते समय, आज़ादी देते समय, कि ये राज्य आपस में लड़ते रहें और कभी भी इनके आसपास जो बॉर्डर हैं अगल बगल के, इनमें शांति न रहे या मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित ना होने पाए और ये संघ के रूप में स्थापित ना होने पाए।
और उनको इस प्रकार डिवाइड करके छोड़ दिया जाए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि डीकोलोनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण फीचर है, या पोस्ट डीकोलोनाइजेशन हम देखें जो वर्ल्ड है उसमें प्रजातीय संघर्ष या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ता दिखता है एक नए तत्व के रूप में। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या प्रजातीय या नस्लीय संघर्ष या नस्लीय विचारधारा को लेकर के अपने आप को सुप्रीम समझना, ये लगभग सभी आज़ाद हुए देशों में बड़े पैमाने पर देखा गया। और नस्लीय विचारधारा के आधार पर अपने आप को सुप्रीम मानने की जो एक भावना थी, इसने देशों के बीच में, या कहा जाए कि एक देश दूसरे देश के साथ तो लड़ ही रहा है इस विचारधारा को मान करके। साथ साथ हम देखेंगे कि एक देश के अंदर भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अगर हम देखें वर्ल्ड के पूरे सिनेरियो को देखें तो उसमें अगर हम बात करें कि चाइना की ही बात करें तो हान चाइनीज़ हैं, मंदारिन हैं, इसके अलावा कुर्द हैं, और ऐसी बहुत सारी, या पैलेस्टीन को लेकर के हम देखें वहाँ पर अपने प्रजाति पहचान को लेकर के जो संघर्ष है, उज़्बेक हैं, किर्गिज़, इसी तरह मध्य एशिया की तमाम सारी जातियाँ जो है, जनजातियाँ, जिनमें उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी अपनी अपनी नृजातीय पहचानों को लेकर के, अपनी प्रजाति श्रेष्ठता नस्ल को लेकर के ये आपस में लड़ाइयाँ लड़ती रहती हैं। तो ये बड़े पैमाने पर ये प्रवृत्ति देखी गई कि जब कॉलोनियल पावर्स ने इन देशों को आज़ाद किया तो इन देशों में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या प्रजातीय संघर्ष बड़े पैमाने पर देखा गया। और पोस्ट डीकोलोनाइजेशन की भी बात करें तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या ये जो प्रजातीय संघर्ष है वो बड़े पैमाने पर एक प्रमुख तत्व के रूप में उभरता दिखाई पड़ता, समस्या के रूप में। इसके अलावा हम देखेंगे डीकोलोनाइजेशन के बाद सिविल वार या गृह युद्ध की स्थिति देखने को मिलती है। पूरे विश्व के देशों में जहाँ जहाँ पर भी कॉलोनीज मुक्त हुई, कॉलोनी जो थी आज़ाद हुए, वहाँ पर गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि किसी प्रकार की राजनीतिक अभी प्रणाली सुस्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाई, और एक क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्थापित होने के क्रम में कई देश जो औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हुए वो गृह युद्ध के आग में जलने लगे। अगर इंडिया की बात करें हम तो इंडिया में भी हम देखेंगे कि सिविल वॉर जैसी स्थिति वहाँ पे रही। कई ऐसे इंडिया के स्टेट थे जिन्होंने शामिल होने से मना कर दिया, कैसे उनको शामिल किया गया। तो लगभग पूरे विश्व के औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हुए देशों में सिविल वॉर की स्थिति बड़ी तेज़ी से उभरती हुई देखी गई। साथ साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट या सीमा विवाद की अगर हम बात करें, इस पोस्ट कॉलोनाइजेशन ये सबसे बड़ा फेनोमेना उभर के आया और आज तक ये वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है। ये जो डीकोलोनाइजेशन के दौर में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जैसी एक समस्या पैदा हो गई, जब मैंने बताया आपसे अभी चर्चा की कि डिवाइड एंड क्विट की पॉलिसी अपनाई लोगों ने, कैसे डिवाइड और क्विट जो किया उसके तहत राज्यों का इतना स्पष्ट बंटवारा किया कि देशों की सीमाएं ही स्पष्ट नहीं थीं उसमें। जैसे कि हमने बताया भारत और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ तो उनकी सीमाएं इतनी अस्पष्ट थीं, चाहे उसमें नदी जल बंटवारे की लेकर के बात हो, उसमें चाहे स्थल पर उनकी सीमाओं के बंटवारे की बात हो। इन सभी परिस्थितियों में हम देखेंगे भारत, और आज भी हम देखेंगे तो भारत चीन की बात आएगी, या बाद में जो बांग्लादेश बटा, पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना। तो ऐसे में हम देखेंगे जो डिस्प्यूट आज हमारे बीच है, कहीं ना कहीं उसकी जड़ उस समय हम देखते हैं डीकोलोनाइजेशन के समय से ही जुड़ी हुई हैं। तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से विश्व के अधिकांश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हुए देशों के बीच आज भी हैं, और ये एक मोस्ट फेनोमेना निकल करके आता है पोस्ट डीकोलोनाइजेशन में हमारे सामने। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विऔपनिवेशीकरण के पश्चात के काल को अगर हम देखें या एक फीचर के रूप में देखें तो एक अर्ध राज्य या नाम मात्र का एक स्टेट जैसी स्थिति आती है, जिसको अगर हम कहें क्वाज़ी स्टेट या क्वाज़ी स्टेट की जो एक अवस्था आ रही है, जिससे हमारा तात्पर्य है कि नाम मात्र का एक देश। जैसे कि अगर आज हम बात करें तो
भारत को कह लें, पाक को कह लें, क्योंकि भारत पाक जब भी इन सबको बांटा गया तो वही बात यहाँ पर फिर से आ गई कि कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट इनके बीच है। देशों का बंटवारा इतनी हड़बड़ी में किया गया, इतनी हड़बड़ी में भी औपनिवेशीकरण हुए, और जब देश छोड़ करके जाने लगे यहाँ से औपनिवेशिक ताकतें, तो ऐसा बंटवारा इन लोगों ने किया कि एक विश्व के मानचित्र पर आज़ाद हुए देश को ही अभी तक पता नहीं कि हमारे देश की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। तो ऐसे में सीमाओं की जो अस्पष्टता है वो एक तरह से नाम मात्र के देश जैसी ही स्थिति उत्पन्न कर दी वहाँ पर। तो भारत पाक की सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है, वो नाम मात्र के दो देश दुनिया में और बढ़ गए, ऐसा वहाँ पर उस समय जोड़ दिया। भारत और पाक एक नए देश के रूप में मानचित्र पर है, लेकिन इनकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक होंगी ये स्पष्ट नहीं था। और यही हाल लगभग हम देखेंगे एशिया के अधिकांश देशों का था। और यही सबसे बड़ी हम देखेंगे एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जो पूरे एशिया को एक संघ के रूप में लाने में, या एक एशिया के देशों को आपस में कोई संगठन बनाने के तौर पे कैसे बाधक के रूप में आके काम करता है। इसके अलावा नियो कॉलोनाइजेशन जैसी एक स्थिति है वो अब पैदा हो रही, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में कहा, या इस लेक्चर की शुरुआत में हमने बात की थी कि प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण जो है वो समाप्त हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी डायरेक्ट औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। लेकिन नियो कॉलोनाइजेशन अब इस समय एक नई प्रवृत्ति के तौर पर पोस्ट डीकॉलोनाइजेशन के दौर में हमें देखने को मिलता है। नियो कॉलोनाइजेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी गुलाम राष्ट्र आज़ाद हुए वो अभी एक क्रमबद्ध रूप से अपनी राजनैतिक, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाए हैं, ना उस पर वो अभी निरंतरता उन्होंने हासिल की है कि तमाम सारे अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी अपनी इकॉनमी में, अपनी पॉलिटी में वो अपनी आज़ादी को बनाए रख पाएँ या अपने आप उन समस्याओं को वो निपटा पाएँ। ऐसे में जिस भी देश के गुलाम वो पहले थे आज़ाद होने से पहले, उन पर उनकी डिपेंडेंसी या निर्भरता हम देखेंगे फिर से बन जाती है। तो ऐसे में जब उनकी इकॉनमी कमज़ोर हो रही है या उनकी पॉलिटी आप देखेंगे कमज़ोर हो रही है, राजनीतिक अस्थिरता का काल है या राजनीति अगर अस्थिर है, तो ऐसे में जो कॉलोनियल पावर्स थी जिन्होंने अब मजबूरी में उस समय दबाव के वश आकर के छोड़ा उन कॉलोनीज़ को, तो ऐसे में वो उस देश की राजनीति को प्रभावित करना शुरू करती हैं। वो चाहे उनको तमाम तरह के लोन देंगी उनकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से वो उनकी वैदेशिक नीति को, उनकी गृह नीति को, इन सब को प्रभावित करने के लिए वो रास्ते अपने तैयार कर लेती हैं। तो इस तरह से नियो कॉलोनाइजेशन की जो स्थिति है या नव उपनिवेशवाद, ये हम देखेंगे पोस्ट डीकॉलोनाइजेशन के बाद बड़े पैमाने पर अधिकांश एशियाई देशों में ये नई प्रवृत्ति उभर करके आई। चाहे हम भारत की बात करें, चाहे पाक की बात करें, हालांकि भारत ने बड़े पैमाने पर अपने आप को तटस्थता की नीति या गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत गुटों से निरपेक्ष रहने की नीति अपनाई, लेकिन कई मामलों पर वो गुटों से निरपेक्ष नहीं रह पाया। तो ऐसे में साथ पाकिस्तान को अगर हम देखें, चीन को देखें, सभी देशों के अपने ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो अपने पड़ोसी देशों या दूसरे देशों को प्रभावित करने के लिए वो दूसरे देशों के प्रभाव में कहीं ना कहीं आ जाते हैं वो। तो इस तरह से नियो कॉलोनियलिज़म की जो स्थिति है वो बन जाती है। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कॉलोनियलिज़म तो ख़त्म हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन या इनडायरेक्ट कॉलोनियलिज़म की स्थिति जो हम देखेंगे वो उभर करके यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा डीकॉलोनाइजेशन के बाद जब हम देखते हैं कि एशिया अफ्रीका का डीकॉलोनाइजेशन हुआ, तो बड़े पैमाने पर यूनाइटेड नेशंस में सदस्यों की संख्या में इजाफा होता है। 200 के लगभग उनकी मेंबर कंट्रीज़ हो जाती हैं। यानी अब यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने जिन आदर्शों को लेकर के स्थापित हुआ है, उन सभी आदर्शों को फुलफ़िल करने की जिम्मेदारी इन देशों के प्रति भी यूनाइटेड नेशन की बन जाती है। और अब ये 200 के लगभग जो देश हैं, उन देशों में भी वही बड़े बड़े आदर्श जो हैं अब स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे मेंबर कंट्रीज़ में भी। और वो मेंबर कंट्रीज़ जब सपना देखेंगी कि जो यूएन में बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े जो मूल्य हैं, वैचारिक मूल्य हैं, वो भी हमें अपने देश में अब उनको भी स्थापित करना चाहिए। और हमारे लिए भी वही स्थान वैश्विक एक परिदृश्य में या सम्मान होना चाहिए जो अन्य देशों का है।
भले हम अभी नवजात राष्ट्र हैं, अभी हाल में आज़ाद हुए हैं, लेकिन विकसित राष्ट्रों का जो सम्मान है और उनके प्रति जो विचारधारा है, उनकी आज़ादी का जो सम्मान किया जाता है, हमारी भी नवविजित आज़ादी या जो हम नवजात राष्ट्र के रूप में हैं, हमारी भी आज़ादी का सम्मान विश्व परिदृश्य पे किया जाए और हमारे भी रिसोर्सेज की बात या हमारी जनता के हितों की बात या हमारे देश के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है और हमारे आर्थिक की बात की जाए या सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक तमाम सारे ऐसे डिस्प्यूट हैं, इन सब को भी सम्मान के साथ यूएनओ में या यूएन में स्थान दिया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूएन में मेंबर्स कंट्रीज़ की बढ़ती संख्या इस बात को बता रही है कि अब वो भी अपने देश में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और विश्व परिदृश्य में एक बराबरी के मंच पर खड़े होने के और एक साथ आने के वो अब आकांक्षी हैं। अब वो अपने आप को गुलाम की स्थिति में नहीं देखना चाहते। साथ साथ हम देखेंगे एशिया और अफ्रीका की आज़ादी ने यूएनओ के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी उनको दे दिया कि अब यूएनओ का उत्तरदायित्व भी ये बन गया कि इन देशों की आज़ादी के बाद इन देशों ने जो सपना देखा, उन सपने को फुलफ़िल करने के लिए इनके साथ किसी प्रकार का अन्याय पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं या पहले की जो कॉलोनियल पावर्स थी वो ना करने पाए। तो यूएनओ का बढ़ता जो उत्तरदायित्व है उसने भी कहीं ना कहीं वैश्विक परिदृश्य में परिवर्तन को लाया। और इसके अलावा यूरोपियन पावर्स का डिक्लाइन धीरे धीरे होता गया। जो यूरोपियन पावर्स हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि आज भी यूरोपियन पावर एशिया को अगर हम देखें तो दोनों के बनस्पत यूरोपियन पावर्स कहीं ज़्यादा हमसे पावरफुल है। लेकिन जस्ट पोस्ट डिकोलोनाइजेशन की बात करें तो यूरोपियन पावर्स का उस समय गिरावट दर्ज की गई। देखा गया कि यूरोपियन पावर डिकोलोनाइजेशन के जस्ट बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आई। और उस समय डिकोलोनाइजेशन, पोस्ट डिकोलोनाइजेशन के दौर में अगर हम देखें तो यूरोपियन पावर्स में जैसे जैसे गिरावट आई, उसी समय यूएसए और यूएसएसआर का जो है वो उद्भव हो रहा है। और उस समय यूएसए यूएसएसआर का जो राइज़ कर रहा है और साथ साथ अपोजिट आइडियोलॉजीज़ दोनों की हैं। हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह एक ही समय में पोस्ट डिकोलोनाइजेशन के दौर में बड़े पैमाने पर दो बड़े स्टेट हैं, जो एक यूएसए है और एक यूएसएसआर है, यानी कि सोवियत जो रूस है और दूसरा है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। दो अलग अलग विचारधाराओं के होते हुए भी एक ही समय में पैरेलल वो राइज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी परिघटना वैश्विक परिदृश्य में नई विशेषता भी दिखाई देती है कि दो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं दोनों देशों की हैं। एक दूसरे से अपोजिट विचारधारा रखते हुए भी दोनों एक बराबर पैरेलल वो शक्ति के रूप में, दो ध्रुव के रूप में विश्व में उभर करके सामने आते हैं। जैसे कि यूएसए जो पूंजीवादी आइडियोलॉजी का समर्थन करता है विचारधारा का, तो वहीं यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है। साथ साथ हम देखते हैं कि पोस्ट डिकोलोनाइजेशन के दौर में कुछ नई इंपीरियल पावर्स का भी उद्भव हो रहा है। उन नई इंपीरियल पावर्स में हम देखें तो जापान और जर्मनी नए साम्राज्यवादी ताकतों के रूप में उभर करके आ रहे हैं। अब ये जर्मनी और जापान नए इंपीरियल पावर के रूप में, इसका मतलब है ये अपने से कमज़ोर देशों के ऊपर किसी भी प्रकार से वो प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हमने जैसा कि पहले ही चर्चा की कि डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन का दौर समाप्त हो गया, लेकिन इंपीरियल पावर का मतलब यहाँ जब तेज़ी से जापान जर्मनी उभर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली जर्मनी और जापान कमज़ोर देशों को प्रभावित करेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से अनुदान दे करके करें, चाहे वो उनकी राजनीति में किसी प्रकार का प्रभाव डाल करके करें। जब आर्थिक रूप से बहुत अधिक इनको ये धन अनुदान में दे देंगे तो धन दान में लेने वाले या ऋण में लेने वाले देश कहीं ना कहीं दूसरे जो दान दे रहा है, जो कंट्री या पैसा जो उनको इकोनॉमिक एड दे रहा है, वो इनडायरेक्टली उनसे प्रभावित होना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जर्मनी जापान नए इंपीरियल पावर तो उभर करके आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली वो किसी देश के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ करके उसको अपने कब्जे में कर रहे हैं। वो इनडायरेक्टली उन देशों की संप्रभुता को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पोस्ट डिकोलोनाइजेशन के फीचर और पोस्ट डिकोलोनाइजेशन की क्या उस समय की गतिविधियाँ होती हैं, किस तरह से पोस्ट डिकोलोनाइजेशन के बाद वर्ल्ड में क्या क्या प्रमुख परिवर्तन आए, जिसके पश्चात हम आगे देखेंगे कि कैसे एशिया में परिवर्तन का दौर शुरू होता है और एशियन
आइडेंटिटी की पहचान शुरू होती है, जब एशिया में नए नए प्रकार के संगठनों का जन्म होता है, जिस पर हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।